कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए भारत सरकार ने साल 2021 में कोविन पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके जरिए लोगों ने वैक्सीन लगवाई भी। अब इसी कोविन पोर्टल से डेटा लीक होने की खबरें आई। दक्षिण भारत की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोविन पोर्टल का निजी डेटा लीक कर टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। जो डेटा लीक हुआ है उसमें नामी लोगों के नाम शामिल है। इस डेटा में वर्तमान मंत्रियों से लेकर कई वरिष्ठ पत्रकारों की निजी जानकारियां मौजूद हैं, ऐसे दावे हुए। इस डेटा में मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी, तमाम तरह की जानकारियां होने का दावा किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि जैसे इस मामले का खुलासा हुआ, टेलीग्राम बॉट ने इसे बंद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि टेलीग्राम ऐप पर ट्रू कॉलर नाम का एक बॉट है और इस ऑटोमेटिक बॉट पर कोविन ऐप में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करते ही तमाम डिटेल्स सामने आ जा रही हैं। इतना ही नहीं, अगर यूजर ने अपने मोबाइल नंबर से परिवार के सदस्यों या किसी और के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया था तो उसकी जानकारियां भी सामने आ रही हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस टेलीग्राम बॉट के पीछे एक हैकिंग ग्रुप है जिसे सोशल मीडिया के जरिए ऑपरेट किया जाता है। कहा गया कि ये ग्रुप इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया में भी सक्रिय है। इस ग्रुप का दावा किया गया कि पैसे देने पर वो किसी तरह की जानकारी को हैक कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस हैकिंग ग्रुप ने ही मार्च में पटना रेलवे स्टेशन के टीवी सर्वर को हैक किया था और अश्लील वीडियो चला दिया था। हैकिंग ग्रुप ने इसका वीडियो भी टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। यह ग्रुप सोशल मीडिया के जरिए ऐसे कई हैकिंग वीडियोस फैला रहा है। कोविन ऐप के जरिए डेटा लीक होने की खबरों ने हंगामा मचा दिया। विपक्षी पार्टी हैं उसके नेता तो खा पी कर सरकार के पीछे पड़ गए, सरकार से जवाब मांगने लगे। साथ ही कुछ नामी लोगों ने डेटा शेयर भी किया। शेयर की गई इस तमाम स्क्रीनशॉट में राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश समेत कई लोगों की निजी जानकारियां लीक होने का दावा किया गया। इसके साथ ही कई वरिष्ठ पत्रकारों की जानकारियां भी मिली और सरकार में बैठे कई अधिकारियों के भी डेटा लीक होने की इसमें बात कही गई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि कोविन ऐप की तो इसमें लॉगिन करने के लिए ओटीपी की जरूरत होती है। ऐसे में यूजर्स की निजी जानकारियों का इस तरह से सार्वजनिक हो जाना हैरान कर देने वाला है। इस मामले को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी खबर चली बाद में कि सरकार ने भी कोविन ऐप के जरिए डेटा लीक होने की एक तरह से स्वीकारोक्ति कर दी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर चलाई गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक यह कहा गया कि सूत्र बता रहे हैं सरकार के कि जांच में पता चला है कि टेलीग्राम पर एक बॉट ने स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविन पोर्टल के कुछ हिस्सों में सेंधमारी की है, जिसके तुरंत बाद सर्टेन यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने रिएक्ट किया और डेटा को रीस्टोर किया। और यह भी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस पूरे मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन शाम होते होते स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेटा लीक मामले को लेकर अपना बयान भी दे दिया। मंत्रालय ने कहा कि कोविन पोर्टल का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी तमाम रिपोर्ट्स बिना किसी आधार के छापी गई हैं और इसके पीछे शरारतपूर्ण मकसद है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सर्टेन इस मामले को लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट पेश करेगी। आपको याद होगा कि 2021 में भी कोविन पोर्टल के हैक होने और 15 करोड़ भारतीयों की निजी जानकारियां सार्वजनिक हुई खबर आई थी, लेकिन सरकार की जो साइबर सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने इसका खंडन किया था। बाद में भी कोविन पोर्टल के हैक होने का दावा किया गया, जिसका सरकार ने खंडन किया। तो एक तरफ इस तरह की खबरें हैं जिसमें लीक होने की बात आती है, दूसरी तरफ सरकार का स्टैंड लगभग हर बार एक जैसा। हर बार सरकार इन खबरों को खंडन कर देती है, लेकिन सवाल यह है कि सच्चाई क्या है और यह कितना गंभीर है। दूसरा, कोविन जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म से जानकारियां लीक होने को क्या सिर्फ खारिज भर कर देना चाहिए? क्या उसको गंभीरता से लिया जाना या नहीं लिया जाना चाहिए? क्या इस मामले की तह तक जाना चाहिए? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसके लिए कुछ ठोस आधार पर देश को बताना चाहिए या सिर्फ खारिज कर देने से काम होगा? और दूसरी तरफ अगर कोई शरारतपूर्ण हरकतें कर भी रहा है तो फिर उसका मकसद क्या है? क्या सरकार को बदनाम करना मकसद है? क्या इस तरह के डेटा लीक की खबरों को फैलाकर पैनिक फैलाना मकसद है? तो दोनों तरफ की बातें हैं। दोनों तरफ पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान
अमित दुबे जाने माने साइबर विशेषज्ञ हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं जेरी थॉमस, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हैं। जेरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जेरी, सबसे पहले तो आप ही के पास आना चाहूंगा। ये खबर जब आई तो आपका रिएक्शन क्या था? क्या पॉसिबल है कि कोविन से, हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की डेटा लीक की खबर आई है, लेकिन आज तो ट्विटर पर घमासान मचा हुआ था दिन भर, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? इज इट पॉसिबल या वाकई में किसी की शरारत है? देखिए, जब मुझे ये न्यूज़ जब पता चली, मैंने खुद से पता लगाने की मैंने कोशिश की कि क्या है करके। और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं कर रही है। हमारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी गवर्नमेंट दिन ब दिन उसमें इम्प्रूव किए जा रहे हैं। नए नए पॉलिसीज आ रहे हैं, अलग लेवल के टेस्टिंग किए जा रहे हैं, जिससे ये देखा जा रहा है कि उसमें कुछ ऐसा लूप होल्स है कि नहीं, जहाँ से कुछ डेटा लीकेज का है, कुछ ऐसा खतरा है कि नहीं करके। जैसे मुझे ये चीज़ पता चली, मैंने ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करना मैंने शुरू किया एंड मैंने भी स्क्रीनशॉट्स मैंने देखे। तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो पहले कभी एक डेटा ब्रीच हुआ रहेगा, जहाँ पे आधार कार्ड का या फिर पासपोर्ट नंबर या फिर पैन कार्ड का डिटेल्स मिला है, वो उसी डेटा को वो लोग ऐसा रीजॉइन करके ये चीज़ ऐसा प्रेजेंट करने का ट्राई कर रहा है। क्योंकि ये जो कोविन जो पोर्टल है, इसका रेगुलर असेसमेंट होता है, एक सिक्योरिटी असेसमेंट होता है, टेस्टिंग होती है, एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी रिसर्चर्स भी है। और ये पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर के अलावा और कोई मैकेनिज्म है नहीं इस चीज को लॉगिन करने के लिए। आप एंटर करते हो, आपका मोबाइल नंबर, ओटीपी आता है, उसके थ्रू ही ये ऑथेंटिकेशन होता है। मैंने ये चीज भी पता लगाने की मैंने कोशिश की कि ऐसा कोई थर्ड पार्टी एपीआई है कि नहीं, जहाँ पे ये चीज इंफॉर्मेशन लीकेज का शायद उनके थ्रू होने का चांसेस है। बट ऐसा तो मेरे अभी तक के आज इस समय पर मेरे पास उस चीज का कोई जवाब है नहीं, क्योंकि मेरा जांच अभी भी चालू है। बट मुझे इस हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ उनका सबसे करीब थ्योरी आपको ये लग रही है कि ये जो पहले से ऑलरेडी लीक जो डेटा है, ये इसकी एक बेसिकली एक और लेयर बस बना रहे हैं, उसी को जोड़ रहे हैं बस। ये जी, इसमें नया कुछ नहीं है। ओके, ऑलराइट। अमित जी, आपका ऑब्जर्वेशन सर, आपकी रिसर्च क्या कह रही है? जी बिल्कुल, मैं भी सुबह से इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और जब ये बॉट एक्टिव था तो हम लोगों ने उसको रेंडमली अलग अलग नंबर्स पर ट्राई भी किया, जैसे अपना नंबर, अपने नेटवर्क में जितने लोग हैं उन सबके नंबर। तो एक दो का डेटा ऐसे आया, बाकियों का नहीं भी आया। तो इनके पास जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि लिमिटेड डेटा है। दूसरी चीज, जो ये डेटा सैंपल भी दे रहे हैं उसमें भी बहुत मिक्स डेटा है, कई बार इंडोनेशिया का भी डेटा उसमें मिक्स है। तो वो भी देखने की कोशिश की। जो न्यूज उन्होंने दिखाई कि हमने इंडोनेशिया का भी हैक किया हुआ है, एमसीए पोर्टल भी इंडिया का हैक हुआ है, तो मल्टीपल जो उन्होंने डिक्लेरेशंस किए हुए हैं उसके बाद कहा है कि हमने ये भी हैक किया। मैं सारे ऑब्जर्वेशन देख रहा था, फिर हम लोगों ने लॉग एनालिसिस किए जो कोविन सर्वर के हैं कि किसने एक्सेस किया स्पीच में। तो जो जैसा जेरी ने कहा कि पहले तो डेटा पुराना है, 6 महीने पुराना है। दूसरा लिमिटेड डेटा है, तो डेफिनेटली ये सर्वर से नहीं गया है, अलग अलग सोर्सेज से गया होगा। तीसरा, इसको जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें कंप्लीशन नहीं है, कई सारी फील्ड्स मिसिंग है, कई सारी फील्ड गलत दिया, कई लोगों का डेटा नहीं है। तो ये डेफिनेटली लग रहा है कि एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किया गया इस डेटा को, और इसको लिंक किया गया कुछ बाकी जो भी हैक हुए हैं उन इंसिडेंट्स। जैसे आपने कहा कि वो बिहार पर जो रेलवे वाला टीवी वाला हैक था, या जो भी इस तरह के हैक थे, उनसे लिंक करके एक स्टोरी बनाने की शायद कोशिश की गई है, ऐसा हमें ऑब्जर्वेशन लगा। तो मैं अभी फिलहाल जो भी हमारे पास फैक्ट्स हैं, क्योंकि सर्वर लॉग एनालिसिस हो चुके हैं, कहीं से कोई एक्सटर्नल एक्सेस नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है डेटाबेस पर, कोई ऐसा बैकडोर नहीं मिला है, तो पूरा तरह से थॉरो एनालिसिस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कोर्ट आया है कि कोई ऐसा ब्रीच नहीं पाया गया और डेटा बेस सुरक्षित है। हाँ, डेटा कई जगह से जाता है, और जैसा आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि मोटिवेशन क्या है, फिर कर ही क्यों रहा है कोई। एक्चुअली वो लोग हैक एज ए सर्विस ऑफर करना चाह रहे हैं। जो ये ग्रुप है ये काफी एक्टिव है, और ये बॉट वगैरह बना के कि देखिए चल रहा है, ये फैक्ट है, अब आप हमें एंगेज कर लीजिए। तो ये एक तरीका होता है अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए कि एक बड़ी अथॉरिटी का यदि हम हैक दिखाएंगे तो लोग तुरंत हमें काम देंगे, और उसके बाद वो शायद उनका काम करे ना करे पर पैसा जरूर बना लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक मोटिवेशन आजकल बहुत चल रहा है। डार्क वेब पर बहुत सारे हैकर्स ग्रुप एक्टिव हो गए, और वो गलत गलत क्लेम करते हैं। अभी किसी ने क्लेम किया था कि इसरो पूरा हैक कर लिया उन्होंने, तो उसका भी पूरा हम लोगों ने दिन भर
एनालिसिस किया, हाँ, कुछ भी डेटा नहीं है। और चूंकि इस तरह की खबरों को मीडिया में हाथों हाथ जगह भी मिल जाती है, एक सनसनी फैल जाती है, बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल इनका ये मॉडस ऑपरेंडी भी होता है कि एक सनसनी फैला दो, दिन भर ट्विटर मीडिया इस पर पर ट्रेंड बातचीत, लगा हाँ, दो। ट्विटर पर चलता रहेगा, ट्रेंडिंग होते रहेगा, मीडिया में भी बातचीत होती रहेगी, तो शायद हमें कोई स्पेस मिल जाए और ताकि हम अपनी वक्त जो है वो प्रूव कर लें। लेकिन अमित जी, क्या वाकई में, क्योंकि सरकार भी अभी इस बात से इनकार तो एक तरह से नहीं कर रही है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हुआ, वो भी कह रहे हैं कि साहब हम देखते हैं कि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस तो नहीं हुआ है कोविन ऐप पर, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब कोविन ऐप पर इस तरह के वो, तो क्या हम सरकार, हाँ, सरकार क्या फुल प्रूफ गारंटी दे पाई है, समझा पाई है, या अभी तक ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, ये एक सेंस आ रहा है? पहली चीज सर, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जितना डेटाबेस है बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसके बाद क्लस्टर्स क्रिएट किए जाते हैं। तो और जो एक्सेस होता है वो एक आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सर्वर के थ्रू होता है, जो ऑथराइजेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड जो एक्सेसिबिलिटी उसकी मेंटेन की जाती है। वो लोग एनालिसिस किए जाते हैं कि क्या कोई ऐसा तो नहीं कि इनसाइडर ही हो जिसको एक्सेस हो और उसने एक्सेस करके डेटा निकाला हो, या कोई एक्सटर्नल सोर्स से निकाला हो, या कोई बैकडोर हो। तो वो एनालिसिस होने के बाद ये तय है कि हाँ, वहां से कोई लूपहोल नहीं निकला है। लेकिन डेटा लीक होने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। जो किसी को आपने एक्सेस दिया, उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, पिक्चर ले लिया और उस तरह से डेटा जनरेट किया, कुछ सही डेटा ले लिया, कुछ गलत डेटा ले लिया और बहुत सारा डेटा बना दिया। तो कुल मिला के 10-12 हजार कुछ डेटा हमें ऐसा भी मिला है जिसका वैलिडेशन अभी जारी है। लेकिन वो कहानी बनाई जा सकती है अलग अलग तरह से, सोर्सेस से डेटा निकाल के सर्वर से लिया गया, ये सरकार डिनाई कर रही है। लेकिन हाँ, डेटा अलग सोर्सेस से जा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब डेटा प्रोसेस होता है तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें होते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी होते हैं, उनको भी कई बार डेटा एक्सेस होता है, तो कई जगह से जा सकता है। वो थॉरो एनालिसिस अभी हो रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इस तरह एक और मैं आपको बड़ा पॉइंट देना चाहूंगा कि कोविन के डेटा में ऐसा क्या है जिससे कोई बहुत क्रिटिकल कुछ कर सकता है, मतलब देश विरोधी कुछ ऐसा कर पाए। नंबर है, डेफिनेटली पर्सनलाइज होता है, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, पर उसके अलावा जो वैक्सीनेशन की डिटेल्स हैं बस वही है। तो मेरे ख्याल से जो मोटिवेशन है स्टेट रिस्पॉन्सिबल बॉडीज का, वो कोविन से ज्यादा और भी क्रिटिकल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से भी वहां हो तो वो समझ में भी आता। बार बार कोविन की जब न्यूज आती है तो पहला हमारा डाउट ये होता है कि ये कोविन के भरोसे कोई दूसरा गेम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोविन का कुछ डेटा, सैंपल डेटा ऑलरेडी बाहर है, जो 6-8 महीने पहले भी हुआ था और पहले भी हमने एक बार इस पर बात की। तो मेरे ख्याल से वो एक अभी सरकार उस क्लैरिटी पे आएगी थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन के बाद कि यदि गया है तो कहां से गया है और कितना गया है, पर सर्वर एक्सेस नहीं। ओके, अच्छा, ये जो आज जो खबरें आई थी, अब तो सरकार तो खैर पूरी तरह से इसे खारिज कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि साहब ये सब मनगढ़ंत है, शरारती सोच के साथ ये सब चीजें बताई गई हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा वापस दावों के पास आते हैं, क्या आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? क्योंकि दावों में जो नाम लिए गए हैं वो बड़े उच्च पदस्थ लोग हैं। मसलन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण साहब, उनका नाम इसमें लिया गया है। उनकी जो वाइफ हैं उत्तराखंड से एमएलए भी हैं और अभी स्पीकर भी हैं वहाँ की, रितु खनूड़ी जी हैं, उनका नाम लिया गया है। केरला के हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज का नाम लिया गया है, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के, और सबसे खतरनाक तो इसमें जो चौंकाने वाला नाम आया, राम सेवक शर्मा जो कि चेयरमैन है कोविन हाई पावर पैनल के, उनका नाम इसमें था। तो कुछ पैटर्न आपको नजर आ रहा है जो ये प्रूव कर सके कि ये शरारत है, थोड़ा सनसनी ज्यादा फैला रहे हैं बड़े बड़े नाम लेके? देखिए, बिल्कुल आप सही हिंट कर रहे हैं कि जब प्रोमिनेंट लोगों के नाम लिए जाए और उनका डेटा दिखा दिया जाए तो ट्रस्ट आदमी का जल्दी बन जाता है। आप मेरा डेटा दिखाएंगे, किसी का दिखाएंगे तो कहेंगे ठीक है होगा, पर आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम है, इसमें जयराम रमेश जी का नाम है, पी चिदम्बरम जी का नाम है, डेरेक ओब्रायन का नाम है, या आपने जो भी प्रोमिनेंट लोगों के नाम बोले, ये सारे जानबूझकर दिखाए जा रहे हैं क्या? वही क्यों सैंपल डेटा में आ रहा है? ये भी अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल या कोई भी एक्सटर्नल हैकर, उसको नहीं पता कि कौन क्या है, उसको नहीं पता कि ये व्यक्ति प्रोमिनेंट है या नहीं। वो तो डेटाबेस यदि एक्सेस करेगा तो उसमें तो करोड़ों लोगों का डेटा है, और करोड़ों लोगों में किसी एक व्यक्ति तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है यदि आपको एग्जैक्टली उसका नंबर ना पता हो या उसका नाम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो नहीं पता। यहाँ पर सैंपल निकाल के सीधे दिखा देना मेरे ख्याल से चाल हो सकती है। ये चाल बिल्कुल हो सकती है, उसको तो कनेक्ट करेगी सरकार, .in के कनेक्ट करेगी। लेकिन एक चीज तो सरकार को भी समझ में आ गया होगा कि चाहे ये रूमर्स हैं, चाहे ये फोर्स्ड हैं या शरारतें जो भी है, लेकिन पर्सनल डेटा को लेकर किस तरह की सनसनी फैल सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर आइए आप, क्योंकि पर्सनल डेटा को लेकर लोग
जागरूक भी हैं, उनको चिंता भी है और उनको ये मालूम भी है कि ये मिसयूज हो सकते हैं। तो इसलिए एक थोड़ा सा संकेत भी है, सीख भी है सरकार के लिए कि पर्सनल डेटा में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वो उसमें आप चाहे कोई भी लेयर, कितनी भी लेयर लगाएं। जेरी का थोड़ा सा संपर्क कट गया था, हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। जेरी, आपको लग रहा है कि सरकार का जो पूरा का पूरा सिस्टम है हमारे पर्सनल डेटा को सुरक्षित करने का, देखिए हम इमर्जिंग हम ये पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस जो है साइबर सिक्योरिटी का, एक इमर्जिंग थॉट प्रोसेस है। इसमें बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, कभी कभी हैकर्स हमसे आगे चले जाते हैं। आप खुद एथिकल हैकिंग में रहे हैं, जरा हमें बताइए सब कुछ सुरक्षित है, इस बात की गारंटी है क्या? देखिए, ये चीज कहना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कैसा है कि जैसे आपने अभी जस्ट कहा कि बहुत इमर्जिंग फील्ड है, ये बहुत डेवलपिंग फील्ड है। आपने समझो 5 साल पहले आपने टेक्नोलॉजी में काम किया हो, वो आज के दिन वो आउटडेट हो जाती है। सो सिक्योरिटी रिसर्चर्स का काम ही है नई टेक्नोलॉजीज पे इश्यूज ढूंढना, उस चीज को रिपोर्ट करना। एंड ऐसे बहुत सारे एजेंसीज भी है जो हमें फिक्सिंग करने में उसका हेल्प किया जाता है। अभी ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अगर कुछ चीज रिपोर्ट किया है, वो उस चीज को बड़े सीरियसनेस के तौर पर उसको इम्प्लीमेंट करे। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो आपको अभी भी गवर्नमेंट के वेबसाइट्स में आपको मिलेंगे ही। बट अगर हमने, और ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को रिपोर्ट नहीं करते, हम एज ए सिक्योरिटी रिसर्चर्स हम ये चीज रिपोर्ट भी करते हैं। बट अभी समझो हमने वो 5 साल के बाद फिर से हमने वो पोर्टल में जाके वही चीज अगर हमने टेस्ट किया है, तो वो अभी भी वो इशू वहां पे दिखता है। तो कुछ लेवल का एक सीरियसनेस होने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कोई भी पोर्टल क्यों ना हो। एंड ये तो हम कर रहे हैं एज अ एथिकल सिक्योरिटी रिसर्चर्स, ये हम कर रहे हैं। ऐसे कितने सारे हैकर्स हैं जो दूसरे देश के हैं, जिनका मकसद ही ये है कि क्या वो गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। तो मैं पैनिक तो नहीं लाना चाहता। हमारे इंडिया के जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं बहुत काबिल है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज रिपोर्ट करते हैं दिन में ही। एंड गवर्नमेंट उस चीज को बड़े ध्यान से उसको फिक्स करने का प्रयत्न भी करती है। कोविन के केस में देखा जाएगा तो पुराने डेटा जी, ओके, यानी कि बिल्कुल, यानी कि अभी भी कुछ बुनियादी चिंताएं बरकरार हैं। जब हम एक सार्वजनिक डेटा जो है हमारा, एक आम आदमी का डेटा जो कि सरकार के पास है, सरकार की सुरक्षा में है एक तरह से, तो उसको और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए, लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जाने चाहिए। और जैसा कि जेरी बता रहे हैं कि अभी भी कुछ लूपहोल्स हैं, वो टेक्निकली किस लेवल पे है, किस लेवल के हैं, वो सरकार जाने। बट अगर कुछ लूपहोल्स अभी भी बने हुए हैं, कहीं पर संवेदनशीलताएं अभी बरकरार हैं, तो उनको तुरंत फिक्स किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जेरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी।